फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस x कवर्ड बाय द ब्लॉक एज म्यू इज इक्वल टू b इंटू एक्स, वेयर b इज अ कांस्टेंट। द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक एंड द मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग स्लाइडिंग। ठीक है, और डायग्राम में हमें गिवन है कि ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और इंक्लिनेशन एंगल आपको कितना गिवन है? थीटा। सो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सो लेट्स सी, ब्लॉक को एक पॉइंट बॉडी मान सकता हूँ। तो यहाँ पे mg फोर्स इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। सो लेट दिस इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, दिस येलो कलर लाइन रिप्रेजेंट द इंक्लाइंड प्लेन और जो हमारी पिंक कलर वाली लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन है। ठीक है, सो mg के कंपोनेंट जो आएंगे, क्या क्या कंपोनेंट आएंगे बताओ? Along the inclined plane, it will be mg sin theta, and perpendicular to the inclined plane, it will be mg cos theta. Because of the contact between the inclined plane and the mass, there will be one normal reaction force जो लगेगा perpendicular to the common surface, normal reaction, and ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ पे स्लाइड करने की? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ब्लॉक के लोअर सरफेस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा? हाँ, म्यू एन। हमेशा म्यू इंटू एन नहीं बोलोगे। जब भी फ्रिक्शन का केस आएगा पहले ये देखोगे कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही। अगर मूव नहीं कर रही तो जितना डिस्टर्बिंग फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके फोर्स लगा देगा। म्यू इंटू एन तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है। लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। बात समझ में आई? ठीक है, सो इन दिस केस since it is given that the block is moving and you have to find the total distance covered by the block, so I am assuming that mg sin theta का magnitude जो है वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा होगा। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से क्या होगा? ज्यादा रहा होगा। सो उस केस में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इस येलो वाली लाइन के अलोंग अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? mg sin theta माइनस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। पिंक कलर वाली डायरेक्शन में अगर मैं लिखूंगा अपनी फोर्सेस को तो वहां पे कोई मोशन तो होगा नहीं। सो एन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? mg cos थीटा। और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होती है? फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? म्यू mg cos थीटा। इस एक्सप्रेशन को ऊपर पुट करो, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा बताओ? यू विल राइट mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, m तीनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv by dt। सो dv by dt एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू। म्यू अब आपको गिवन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। म्यू इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, सो इट कैन बी रिटन एज b इंटू एक्स इंटू जी cos थीटा, वेयर x इज द वेरिएबल। अच्छा, एक्सेलरेशन को हम dv by dt भी लिख सकते हैं और v dv by dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई एम मॉडिफाइंग दिस एंड आई एम राइटिंग डाउन एक्सेलरेशन एज v dv by dx इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस bx g cos थीटा। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स यू मे राइट v dv शुड बी इक्वल टू g sin थीटा माइनस b g x cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में और कोई डेटा आपको गिवन है। हमें डिस्टेंस निकालने कब? जब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ होगा ये हमें निकालना है। सो लेट अस इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन इन जनरल। कहाँ से स्टार्ट हुए? रेस्ट से। सो 0 एंड 0, मान लो ये टोटल कोई भी डिस्टेंस x कवर करता है जब तक इसकी वेलोसिटी v कितनी आती है? v हो जाती है। ठीक है, अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हुई होगी? 0 हुई होगी। सो चाहो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में डायरेक्टली 0 पे पुट कर सकते हो वेलोसिटी में फाइनल लिमिट को, तो वहां से आपका राइट हैंड साइड को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले वही करके देख लेते हैं। सो टोटल अगर इसने डिस्टेंस l ट्रेवल किया होगा और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। सो लेफ्ट हैंड साइड का तो इंटीग्रल 0 आ जाएगा क्योंकि अपर और लोअर लिमिट दोनों कितनी है? 0। राइट हैंड साइड का इंटीग्रल बताओ कितना आएगा? g sin थीटा इंटू एक्स फॉर द लिमिट 0 to l
माइनस बी जी कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to L। सॉल्व करो तो कितना आएगा ये जी साइन थीटा इंटू एल माइनस बी जी कॉस थीटा इंटू एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। एल कॉमन आ जाएगा, सो एल की एक वैल्यू तो आएगी 0। एल इंटू जी साइन थीटा माइनस बी जी कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू एल शुड बी इक्वल टू 0। इसके दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो क्या कि लेंथ खुद कितनी रही होगी 0, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा एल इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा विच इज बेसिकली 2 tan थीटा अपॉन बी। ये सॉल्यूशन कौन सा बोल रहे हैं जब इनिशियली वो रेस्ट पे ही था, और दूसरा सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं जब वो दोबारा रेस्ट पे आ गया। सो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 2 tan थीटा अपॉन बी। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग स्लाइडिंग। मैक्सिमम स्पीड अगर ड्यूरिंग स्लाइडिंग आपको निकालना है तो सबसे पहले जो आपके पास वेलोसिटी वाला जो एक्सप्रेशन जो है उसको इंटीग्रेट करोगे जनरल लिमिट्स पे। उसको इंटीग्रेट किस में करेंगे जनरल लिमिट्स में। सो इस वाले एक्सप्रेशन को रीराइट करो और हम लिख लेंगे इसको v dv शुड बी इक्वल टू g साइन थीटा माइनस बी जी एक्स कॉस थीटा dx। और इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक के लिए करेंगे जनरल लिमिट्स में, मतलब 0 से x के लिए और 0 से v के लिए। तो बताओ सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या लिखोगे आप। On the left hand side you will get v square upon 2 and on the right hand side you will write g sin theta into x minus bg x square cos theta upon 2। ठीक है, सो वेलोसिटी का यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा। आपको निकालनी क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या है, इसको क्या कर दोगे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी dv बाई dx, जो हमारे पास वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन जो है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे तो हमें स्टेशनरी पॉइंट्स पता चलेंगे। वो पॉइंट जिस पे हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा हुआ होगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को वापस डिफरेंशिएट करो तो बताओ क्या आएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ। सिर्फ राइट हैंड साइड देखो, सो g साइन थीटा और x का डेरिवेटिव 1 माइनस बी जी कॉस थीटा इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आई tan थीटा अपॉन b, मतलब जब x की इतनी वैल्यू रही होगी तो हमारा फंक्शन क्या हुआ होगा मैक्सिमम। उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, सो आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। सो v मैक्स स्क्वायर अपॉन 2 कब मिलेगा जब x की वैल्यू कितनी रही होगी tan थीटा अपॉन b। तो इट विल बी g साइन थीटा इंटू tan थीटा अपॉन b माइनस बी जी कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, एक b से एक b कैंसिल आउट होगा और आपके पास g tan थीटा अपॉन b कॉमन आ जाएगा। g tan थीटा अपॉन b दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। tan थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन 2। साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कितना आएगा साइन थीटा बाई 2। सो इट कैन बी रिटन एज जी साइन थीटा tan थीटा अपॉन 2b। दिस इज द वैल्यू ऑफ v मैक्स स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2b कैंसिल आउट हुआ, सो v मैक्सिमम कितना आएगा अंडर रूट ऑफ g साइन थीटा tan थीटा अपॉन b। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द स्लाइड। बात समझ में आई पक्का। अगर वो आपसे टाइम पूछे किस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी तो क्या करोगे, जो आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन आया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख के, वहां से आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा। वहां पे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करो तो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
In this question, you are given that a block of mass m is being pulled up via string having some tension T, which is at an angle theta with the inclined plane, and the inclination angle is given as alpha. The friction coefficient between the block and the inclined plane is mu. You have to slide the block. You have to find the angle theta at which the tension in the thread will be minimum. आपको थ्रेड में टेंशन क्या कर देना है, मिनिमम करना है. सो अगेन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. दो डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन तो कौन सी रहेगी हमारी, इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन. देखो ब्लॉक यहां पर है, mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे. एक कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा, कितना आएगा, mg sin अल्फा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इट विल बी mg cos अल्फा. इंक्लाइन प्लेन और मास के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, n. अच्छा, साथ में एक टेंशन लग रही है which is making some angle theta with the direction of the inclined plane. टेंशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे. एक कंपोनेंट तो आएगा अपवर्ड द इंक्लाइन प्लेन which will be t cos थीटा, और एक आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में which will be t sin थीटा. अच्छा, और बॉडी को हमें कहाँ लेके जाना है, ऊपर की तरफ. तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. कितना, f. सो अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस येलो वाली लाइन के अलावा अगर मैं अपने फोर्सेस को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, t sin थीटा प्लस n शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा. t sin थीटा प्लस n शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा. से यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू कितनी आएगी, mg cos थीटा माइनस t sin थीटा. अच्छा, और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन जो आएगी, इसको स्लाइड करवाना है, लेकिन अभी एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, 0. हम धीरे धीरे एंगल थीटा को चेंज करते जाएंगे ना, विद अप्लाइंग द सेम एंगल t, अप्लाइंग द सेम टेंशन फोर्स t. सो अलोंग दिस पिंक कलर डायरेक्शन, या अलोंग इंक्लाइन प्लेन, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin अल्फा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स है. और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें स्लाइड करवाना है तो वहाँ पे फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया होगा. सो उसको क्या लिखेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू टाइम्स n, और n की वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन से यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin अल्फा प्लस म्यू की वैल्यू म्यू है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू t sin थीटा. सॉरी, दिस विल बी नॉट थीटा, अल्फा है. cos अल्फा, देन here also we will write cos अल्फा, और यहाँ पे भी हम cos अल्फा लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ से टेंशन t बताओ कितना आएगा आपके पास, mg sin अल्फा प्लस म्यू mg cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. टेंशन का यही एक्सप्रेशन आया, कितना आया, mg sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. अब आपको टेंशन को क्या करना है, मिनिमम करने, और एंगल थीटा को वेरी करना है. तो आपका वेरिएबल क्या है, थीटा, और कंस्ट्रेंट क्या है, टेंशन t. सो अगले स्टेप में क्या करोगे, बोलो, dt अपॉन d थीटा के एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करोगे तो वहां से आपको एंगल थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, करो डिफरेंशिएट. सो न्यूमरेटर यहाँ पे आप u अपॉन v का डेरिवेटिव लगाओगे, क्या होता है u अपॉन v, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ पे देखें, न्यूमरेटर u अगर कांस्टेंट है, सो डी वाली टर्म कितनी आएगी, 0. और आपको इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कैसे करना है, 0 से करना है, तो ये नेगेटिव साइन भी खत्म हो जाएगा और v स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा. सो बेसिकली आप क्या करोगे, u जो कांस्टेंट था ये भी 0 की दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा. तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो और उसको 0 से इक्वेट कर दो.
सो क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू, या थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। सो एट दिस एंगल ऑफ द थीटा द टेंशन इन द थ्रेड विल बी मिनिमम। अब वो मिनिमम टेंशन कितनी होगी, म्यू के एक्सप्रेशन को वापस इधर पुट कर दो, सो वहां से आपको टी का मिनिमम मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। समझ में आया दोनों चीजें? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हियर यू आर गिवन दैट अ मास MA is given 10 kg. You have to find the minimum mass of rod B so that the block A does not slide down. So that the block A does not slide down. There is no friction between the top surface of the block A and the rod B. The inclination angle is given as 60 degree and the friction coefficient between A and inclined plane is given mu is equal to 1 by root c. तो यहाँ पे आपको B का मास फाइंड आउट करना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे A का और B का। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A का SBD बनाइए। सो mg फोर्स कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा A और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा A और B के बीच में, ठीक है। और A की नेचुरल टेंडेंसी कहाँ पे होगी स्लाइड करने की, डाउनवर्ड द इंक्लाइन प्लेन। लेकिन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन A एंड द इंक्लाइन प्लेन। सो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन टुवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो अगेन हम अपने फोर्सेस को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे A के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फोर्सेस दिखा दो और कौन कौन से लग रहे हैं। एक लगेगा ग्राउंड और A के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लिख ले रहे हैं N2, जिसको हमने कितना लिख लिया N2। फ्रिक्शन लगेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लिख रहे हैं F। देन वन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B जो लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के, जिसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं N1, ठीक है। Mg के कॉम्पोनेंट्स करो। सो द कॉम्पोनेंट विच इज एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विल बी Mg sin 60, और जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन आएगा वो कितना आएगा, Mg cos 60। देन अब बनाओ B का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B। बताओ B का खुद का मास MBG डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये आ गई आपकी इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और येलो कलर वाली लाइन आपकी क्या है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। हाँ अब बताओ और कौन से फोर्सेस आएंगे B के ऊपर, A और B के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड हमने कितना माने, N1। So this force will be N1. There is no friction between A and B, so वो तो कुछ नहीं आएगा। और B का मोशन कहाँ पे होने की टेंडेंसी होगी, along the inclined plane। So जो आपकी ये वाला सपोर्ट जो है, ये ब्लू कलर वाला सपोर्ट, ये B के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये B के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। So let that normal reaction force due to the wall is represented by NW। Done। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ब्लॉक B के ऊपर, उसके भी दो कंपोनेंट्स देंगे, उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विच विल बी MBG sin 60, और दूसरा आएगा MBG cos 60 डिग्री। डन। अच्छा अब हमने क्या निकालने, B का मास, मिनिमम मास, सो दैट A विल नॉट स्लाइड डाउन। मतलब A के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। तो पहले B के लिए लिख लेते हैं। B के लिए अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ये पिंक कलर वाली डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, N1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, MBG cos 60 डिग्री, और येलो कलर वाली डायरेक्शन में कितना आएगा, normal reaction offered by the wall will be equal to MBG sin 60 डिग्री। देन ब्लॉक A के लिए देखिए, ये पिंक कलर वाली डायरेक्शन में जो फोर्सेज को जो लिखोगे क्या लिखोगे, N2 should be equal to N1 plus MG
cos 60 और इसको एम ए लिख लेते हैं, एम ए जी cos 60, n1 की वैल्यू कितनी है, एम बी जी cos 60, तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, एम ए प्लस एम बी इंटू जी cos 60 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2। और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस येलो कलर वाली डायरेक्शन में बताओ फोर्सेस ए के ऊपर लगने वाले क्या लिखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स F की लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, स्लाइड करने की है, बी का वो मिनिमम मास निकालने की ए जस्ट स्लाइड करे। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL शुड बी इक्वल टू एम जी साइन 60। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन n शुड बी इक्वल टू एम जी साइन 60 डिग्री। मुझे बताओ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n कौन सा यूज करेंगे, दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं N1 और N2 ए के ऊपर, N2 वाला यूज करेंगे, नहीं mg sin 60 वाला, मतलब अरे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 और N1 में से वो यूज करेंगे जो तुम्हारे फ्रिक्शन सरफेस पे होगा। बताओ फ्रिक्शन सरफेस पे कौन सा है, फ्रिक्शन सरफेस कौन सा है, ए और इंक्लाइन के बीच का, ए और इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन हमने जो एज्यूम किया था वो कौन सा किया था, N2। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, म्यू इंटू N2। समझ में आया, वैल्यू पुट करो, सो म्यू इंटू एम ए प्लस एम बी इंटू जी cos 60 शुड बी इक्वल टू एम ए जी साइन 60 डिग्री, दिस इज ए मास ऑफ ए। देखो जी से जी कैंसिल आउट होगा, cos थीटा इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/tan 60। सो यू मे राइट, और म्यू को भी हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, सो क्या लिखोगे, एम ए प्लस एम बी शुड बी इक्वल टू एम ए tan 60 डिग्री अपॉन म्यू। सो एम बी कितना आ जाएगा, एम बी विल बी इक्वल टू एम ए 1 माइनस tan 60 अपॉन म्यू। tan 60 कितना होता है, √3, और म्यू की वैल्यू कितनी की बने, 1/√3। यस 3 आ जाएगा। हमने कोई एक्सप्रेशन गलत लिख दिया, हाँ माइनस, सो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए कितना गिवन है आपको, 10 kg इंटू √3 डिवाइड बाय 1/√3 माइनस 1। सो बेसिकली इट विल बी 3 minus 1, so mass of B will come out to be 20 kg। सो बी का मिनिमम इतना मास होना चाहिए और ए स्लाइड डाउन नहीं करेगा, इससे कम हुआ तो स्लाइड कर देगा, इससे ज्यादा कितना भी कर लो कभी स्लाइड नहीं करेगा। समझ आया एक बार, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, here you are given a small block is released from the top of the inclined surface on which the friction coefficient is mu, on which the friction coefficient is mu. You have to find the value of angle theta for which the time of sliding will be minimum। टाइम ऑफ स्लाइडिंग क्या रहेगा, इसका मिनिमम रहेगा, और ये टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से आपने इसको मूव करवाने शुरू किया। डन। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। दोबारा दो डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करेंगे, एक हमारी डायरेक्शन रहेगी अलोंग द इंक्लाइन सरफेस, और दूसरी डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। हाँ जी बताओ, फोर्सेस क्या क्या लगेंगे। mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन व्हिच विल बी mg sin थीटा, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन व्हिच विल बी mg cos थीटा। एक आएगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, एंड सिंस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं इसलिए फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका होगा। सो हम फ्रिक्शनल फोर्स को डायरेक्टली क्या लिख दें, F, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, म्यू इनटू n। देन और कोई फोर्सेस हैं क्या, नहीं। इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी आएगी, बेस की लेंथ L गिवन है, सो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी आएगी, L अपॉन cos थीटा। सो दिस लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विल कम आउट टू बी, अगर इसको हम S लिखें सो S कितना रहेगा, L अपॉन cos थीटा। तो मुझे ये बताओ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी,
एन शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। Yes. और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की वजह से आपकी क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी? फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? Mu n. म्यू एन, और एन कितना है? एम जी कॉस थीटा। इन तीनों से आपके पास एक्सेलरेशन ए ऑफ द ब्लॉक कितना आएगा बताओ? एक्सेलरेशन ए ऑफ द ब्लॉक विल कम आउट टू बी जी साइन थीटा माइनस म्यू cos theta. कॉस थीटा। एक्सेलरेशन पता चलेगी आपको। इंक्लाइन प्लेन का लेंथ गिवन है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी यूज होगी यहाँ पे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यूटी वाला टर्म जीरो हो गया, एस की जगह क्या लिखेंगे? एल अपॉन cos theta. कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन कितना आया? जी Sin theta minus mu. साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। Yes. सो टाइम ऑफ स्लाइडिंग कितना निकला? 2L. अंडर रूट ऑफ 2L अपॉन cos G theta. tan थीटा माइनस म्यू Yes sir. का रूट आया ना? Yes sir. ये एक्सप्रेशन आया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का, Yes sir. सॉरी टाइम ऑफ स्लाइडिंग का। Not now. टाइम ऑफ स्लाइडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और वेरिएबल क्या है आपके पास? निकालना क्या है? Theta. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? वही तो. थीटा को क्या करना है? वेरी करना है। और टाइम ऑफ स्लाइडिंग को क्या करना है? मिनिमाइज। सो डी टी अपॉन डी थीटा को क्या पुट करेंगे? जीरो। अगेन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट कर किसको करना पसंद करेंगे? Denominator. अपने डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को। Yes. सॉरी इट विल नॉट बी tan थीटा माइनस म्यू, इट विल बी जी cos थीटा इंटू साइन Yeah. थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। जी तो एज इट इज रहेगा। cos थीटा को अगर हम फर्स्ट फंक्शन माने सो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, Cos theta. प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया Yes. और इक्वेट कैसे कर देने? जीरो Zero से। से। देखो क्या आएगा? cos थीटा इंटू cos थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस म्यू साइन थीटा Cos theta. cos थीटा। और इधर का ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला पॉजिटिव साइन मिलके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बी, Minus sin square theta. और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस म्यू Sin theta cos theta. साइन थीटा cos थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। Yes sir. क्या बचेगा आपके पास? साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कितना हो जाएगा? cos टू थीटा प्लस म्यू साइन थीटा cos थीटा म्यू साइन थीटा cos थीटा कितना हो गया? 2 म्यू साइन थीटा cos थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। और इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूं सो 2 साइन थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा? साइन टू थीटा। Yes sir. सो cos टू थीटा प्लस म्यू Sin to theta. साइन टू थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। Yes sir. सो tan टू थीटा कितना आएगा? 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन म्यू। सो थीटा कितना आएगा? हाफ ऑफ Tan inverse of. tan inverse of 1 upon mu, which can also be written as half of cot inverse of mu Minus 1. माइनस। बात समझ में आई? Yes, पक्का? sir. Yes sir. अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है? दैट द masses of the three blocks A, B and C are m each. The friction coefficient between the body surfaces is mu and the ground is smooth. You have to find the minimum and maximum force F which is to be applied on the block C for which A and B does not slide on C. ठीक है, फोर्स की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सो दैट जो आपके ब्लॉक्स हैं A और B वो स्लाइड ना करें। किसके रिस्पेक्ट में? C के रिस्पेक्ट में। अगर C के रिस्पेक्ट में वो स्लाइड नहीं करे तो सबसे पहले तो ये बताओ तीनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे? तीनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे ना? Yes sir. So for no sliding of A and B with respect to C, so force कितना हो जाएगा? mass of A plus mass of B plus mass of C into common acceleration A. So वो acceleration A कितनी आएगी?
F अपॉन 3m कितनी आएगी? F अपॉन 3m। ये बात तो समझ में आती है। Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या रहेगी? F अपॉन 3m, क्योंकि तीनों की एक्सेलरेशन क्या आएगी? सेम। अब हम बनाएंगे इनका फ्री बॉडी डायग्राम डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट केसेस। एक आपसे पूछा गया मैक्सिमम और दूसरा क्या पूछा गया? मिनिमम। सबसे पहला केस कौन सा लें? मैक्सिमम का निकालना चाहते हो या मिनिमम का? मिनिमम का निकालते हैं। सो दिस इज माई केस नंबर 1 इन विच आई एम एज्यूमिंग कि फोर्स जो आप लगा रहे होंगे वो कितना लगा रहे होंगे? मिनिमम। मिनिमम फोर्स के केस में ये बताओ, इनिशियली जब आपने फोर्स 0 लगाया होगा सो बी की टेंडेंसी कहाँ रही होगी? डायग्राम से देखो, बी की टेंडेंसी कहाँ रहेगी जब फोर्स एफ को आपने मिनिमम लगाया होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए की टेंडेंसी कहाँ होगी? टुवर्ड राइट या लेफ्ट? राइट। टुवर्ड राइट हैंड साइड डायरेक्शन जाने में। सो बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा? अपर डायरेक्शन में। और ए के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। एंड ग्राउंड इज स्मूथ, तो सी ग्राउंड इज स्मूथ। धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे। फोर्स बढ़ाने की वजह से क्या होगा? बी राइट की तरफ भी जाना शुरू हो जाएगा। बी और ए तीनों एक साथ राइट की तरफ जाना शुरू होंगे, ठीक है, दोनों राइट की तरफ जाने शुरू होंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सी के ऊपर इतना फोर्स लगेगा कि ए की टेंडेंसी बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की शुरू हो जाएगी और बी ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। हाँ या ना? Yes. और जैसे ही ये टेंडेंसी शुरू होगी तो आपके फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? Opposite रिवर्स हो जाएगी। सो जब हम फोर्स मिनिमम लगा रहे हैं तो उस केस में क्या रहा होगा? बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की टेंडेंसी रखेगा और ए टुवर्ड राइट हैंड साइड जाने की टेंडेंसी रखेगा। Yes, sir. बनाओ ए बी और सी का फ्री बॉडी डायग्राम। सो सबसे पहले बी का फ्री, ए बी और सी का बनाते हैं। ए को अगर मैं देखूं ग्रीन कलर वाला, सो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ? तीनों का मास सेम है इसलिए mg डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ए और सी के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, कितना आएगा? N13 लिख रहा हूँ। N13 मतलब ए और सी के बीच पर। डन। एक ए के ऊपर टेंशन फोर्स T लगेगा टुवर्ड राइट हैंड साइड। और कोई फोर्स लग रहे? नहीं। फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। हाँ गुड, एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका? ए का। फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? ए और सी के बीच में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और को हम लिख रहे हैं फ्रिक्शन 1 3, मतलब फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी 1 and 3। यस। अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम बी का। बी का अगर बनाएंगे तो बी का mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक टेंशन फोर्स T अपवर्ड डायरेक्शन में, और C और B का के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन। कितना लिख लेंगे? N 2 3 2 3 या 3 2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होगा। और B की टेंडेंसी अभी कहाँ पर है? नीचे जाने की, मूव करने की, नीचे जाने की। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना लिख लेंगे? F 2 3। और कोई फोर्स नहीं। ये बन गया बी का फ्री बॉडी डायग्राम। सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी बताओ। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 and 3 विल आल्सो एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम कितना लिखेंगे? N13। देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड सी विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कितना लिख लेंगे उसको? N3 लिख लो बस। N3 का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सी एंड ग्राउंड। Then one normal reaction will be between B and C in the horizontal direction. N 2 3। अच्छा, A और C के बीच में जो फ्रिक्शन था, A के ऊपर कहाँ लग रहा था? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो C पे कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड राइट हैंड साइड। कितना लगेगा? F13। B और C के बीच में जो फ्रिक्शन है, B पे कहाँ लग रहा था? ऊपर की तरफ। तो C पे कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना? F23। बन गए सारे फ्री बॉडी डायग्राम? पक्का? अब हम साथ में इनका टेंडेंसी ऑफ मोशन भी बना देते हैं। ए की कहाँ पे? टुवर्ड राइट हैंड साइड जाने की। बी की कहाँ पे? टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने की। टेंडेंसी है ये, सिर्फ टेंडेंसी है, मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन मूव एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ कर रहे हैं तीनों। अब बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन। ए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? T माइनस F13 शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाल ली थी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखोगे तो N13 कितना आएगा? mg के बराबर। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन 1 and 3 विल बी इक्वल टू म्यू इनटू N13। यस। ये बनी ए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। बी के लिए बताओ। T प्लस F23 शुड बी इक्वल टू m इंटू जी। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन जो है N23 वो कितना आएगा? मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन a जो हमने ऊपर निकाली थी। यस। ठीक है। और F23 किसके बराबर आएगा?
म्यू टाइम्स n 2 3। डन। सी के लिए बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इसके पास मोशन नहीं होगा, सो n3 शुड बी इक्वल टू n13 प्लस f23 प्लस mg। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ क्या लिखोगे, f13 माइनस n23 इक्वल टू मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन a जो हमने ऊपर निकाली है। बात समझ में आई? ठीक है, वैल्यूज को पुट करो। जब आप वैल्यूज को पुट करोगे सो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखो a के लिए जब मैं सॉल्व कर रहा हूं सो f13 की जगह क्या पुट कर देना है, म्यू इंटू n13, और n13 की जगह क्या आएगा, mg। तो डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, t माइनस म्यू mg शुड बी इक्वल टू m इंटू a। सो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू mg प्लस ma। ठीक है, b वाला ब्लॉक देखो, f23 की जगह क्या लिखेंगे, म्यू इंटू n23। n23 कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको यहाँ पे पुट किया और उसकी वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। सो t किसके बराबर आएगा, mg माइनस म्यू ma। और एक लिए जो हमने लिखा वहां से टेंशन t की वैल्यू कितनी आई, म्यू mg प्लस ma। दोनों की टेंशन की वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि टेंशन तो सेम रही होगी। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखोगे, mg क्या लिखेंगे, म्यू mg प्लस ma शुड बी इक्वल टू mg माइनस म्यू ma। सो mg कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस 1 शुड बी इक्वल टू ma कॉमन आ जाएगा, सॉरी क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, कॉमन निकलेगा, कट जाएगा, ma कॉमन आएगा 1 प्लस म्यू शुड बी इक्वल टू mg कॉमन आएगा 1 माइनस म्यू। m से m कैंसिल आउट होगा, एक्सेलरेशन एक कितना आएगा, g 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। और फोर्स कितना लग रहा था, देखो एक्सेलरेशन कितनी थी, f अपॉन 3m। तो यहाँ से फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3m इंटू ए। 3m इंटू ए, तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 3mg 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। ये क्या लगा, फोर्स की मिनिमम वैल्यू। समझ में आई बात? सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। हम दोबारा अपने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, सॉल्व आप खुद करोगे। सो दिस इज माई केस टू व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम। केस 2 जब आपका फोर्स क्या रहा होगा, मैक्सिमम, और उस केस में आपके ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ होगी मूव करने की, लेफ्ट वाला। ये सिस्टम है। जब फोर्स आपका मैक्सिमम लगा होगा तो वहां पे ए की टेंडेंसी कहाँ पे आ जाएगी मूव करने की, लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। सी की बी की टेंडेंसी कहाँ आएगी, अपर डायरेक्शन में जाने की। बताओ ए का फ्री बॉडी डायग्राम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स, टेंशन फोर्स T अभी भी राइट हैंड साइड में, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 एंड 3 विल बी इन अपर डायरेक्शन। लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने की, फ्रिक्शन भी राइट पे आएगा, इसलिए फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड, F13। डन। बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम किसका, बी का। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा बी का फ्री बॉडी डायग्राम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा mg फोर्स, टेंशन फोर्स T अपर डायरेक्शन में, ब्लॉक की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, F23। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी N23 इस डायरेक्शन में लगेगा, और कोई फोर्सेस तो नहीं है। अब बनाओ सी का फ्री बॉडी डायग्राम,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg4। सिंस c का मोशन कोई वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए मैं फोर्सेस को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना रहा हूँ, ठीक है। b और c के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N23, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन a एंड c डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कितना, N13। a और c के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा था, a के ऊपर टुवर्ड राइट हैंड साइड, सो c के ऊपर कहाँ लगेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, कितना, F13। सिमिलरली b और c के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, नीचे की तरफ, सो c के ऊपर कहाँ लगेगा, F23, एंड देयर विल बी वन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक c, जिसको हमने N3 से डिनोट किया। समझ में आया, पक्का? राइट की तरफ फोर्स भी तो लग रहा है। हाँ, राइट की तरफ फोर्स भी लग रहा है, फोर्स F, वो हमने ऊपर बनाया था क्या, नहीं। सो राइट की तरफ हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे F प्लस F13, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप इन तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सो आपके पास फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स F जो आएगा, F का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दैट विल कम आउट टू बी 3mg1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। अभी भी तीनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली मूव कर रहे होंगे और टेंडेंसी है मूव करने की, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होंगे, बात समझ में आई? लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपका एक्सटर्नल फोर्स F जो आप लगाओगे वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया, पक्का? आपने यहाँ पे एक फोर्स और मिस किया, मुझे बता सकते हो? A, B और C में आपने एक फोर्स मिस कर दिए, कौन से ब्लॉक पे किया, कौन सा मिस किया? क्या किए? C के ऊपर पुली लगी हुई है, पुली के दोनों तरफ पे टेंशन है, सो वो टेंशन का इफेक्ट भी तो C के ऊपर लगेगा ना। पिछली क्लास में देखा तो था, टेंशन का इफेक्ट दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, कौन से वाले ब्लॉक पे, C वाले ब्लॉक पे, तो वो ऐड करो। सो इसी डायग्राम में मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम कम्बरसम है, ध्यान से बनाओ। C के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आएगी और C के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड एक टेंशन फोर्स आएगी। सो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। सो यू विल राइट F माइनस टी, और जो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा है उसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस टी। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पे भी आपका फ्री बॉडी डायग्राम चेंज हो जाएगा, टेंशन फोर्स टी यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी C के ऊपर टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये भी आपको टेंशन फोर्सेस बनाने हैं, ऑल्दो हमारा आंसर में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने इक्वेशन A और B को यूज करके सॉल्व कर लिया। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक ऑफ मास m, एज्यूम द आइडियल पुलीज एंड स्ट्रिंग। बताओ इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है कि m जो है वो इनिशियली सरफेस के कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में, और 4m वाला जो मास है वो इनिशियली ग्राउंड से h हाइट ऊपर है। सवा आठ कह रहा हूँ, 8:15 की 8:15 लेट लगता है। हाँ बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सोचो सोचो। सबसे पहले हम पूरे सिस्टम में टेंशंस अलग अलग पॉइंट पे फाइंड आउट कर लें। इसके ऊपर टेंशन T अपर डायरेक्शन में,
टेंशन टी अपर डायरेक्शन, टेंशन टी अपर डायरेक्शन, और इसके ऊपर टेंशन टी 2t अपर डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो जो हमारा m मास है उसकी अगर एक्सेलरेशन को मैं a मानूं टेंशन टी की वजह से, उसका मोशन किस तरफ होगा, अपर डायरेक्शन में होगा a1, और 4m वाला जो मास है ये हैवियर है, सो ये कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। बताओ क्या लिखोगे। अगर मैं ब्लॉक m की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो क्या लिखेंगे हम उसके लिए, m ऊपर की तरफ जा रहे, सो t माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू m इंटू a1, और जो हमारा 4m वाला मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4m इंटू a2, और a1 और a2 के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन बनेगा। पिछली क्लास में हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखा था, बताओ वो कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे लिखेंगे। 4m वाले के लिए 2t और इसकी एक्सेलरेशन कहाँ पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस a2, प्लस m वाले मास के लिए टेंशन t अपर डायरेक्शन में और इसकी एक्सेलरेशन a1 अपर डायरेक्शन में, टेंशन की डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लिख दिया उसको पॉजिटिव साइन के साथ। इसको सॉल्व करो, टेंशन t से t कैंसिल आउट होगा तो a1 कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ a2। 3 इक्वेशन आई, पहली, दूसरी और तीसरी। वेरिएबल्स काउंट करो कितने हैं, टेंशन t, एक्सेलरेशन a1, एक्सेलरेशन a2, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल। सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएंगी। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट, सॉरी दिस इज a2, सॉल्व करो, सॉल्व करके आपके पास एक्सेलरेशन जो आएगी a2 विल कम आउट टू बी g/4, और a1 कितना आएगा, g/2, a1 कितना आएगा, g/2। अब मुझे ये बताओ, क्या बताओगे कि जब 4m वाला मास आपका ग्राउंड पे पहुंचा होगा, जब 4m वाला मास ग्राउंड पे पहुंचा होगा तो m वाला मास कितनी हाइट ऊपर गया होगा, बताओ। जितना 4m को नीचे आने में 4m h हाइट नीचे आया है तो m जो मास है वो कितना ऊपर गया, h गलत, 2h गलत। कैसे, h 2h 3h कितना भी बोलते रहोगे अपनी मर्जी से, नहीं ट्वाइस है एक्सेलरेशन, तो ट्वाइस हाइट ही जाएगा उससे, ट्वाइस हाइट आएगा। या फिर कैसे बोलो इसको, जैसे हमने टेंशन का एक्सप्रेशन जो लिखा है वो बेसिकली आया कहाँ से था, अगर 4m वाला मास y डिस्टेंस नीचे की तरफ जाता है और m वाला मास ऊपर की तरफ x डिस्टेंस जाता है, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। Yes, क्यों, sir. क्योंकि स्ट्रिंग और पुली क्या है, आइडियल। आइडियल पुली में क्या क्या आएगा, इनएक्सटेंसिबल, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, मासलेस इसलिए काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होगी, फ्रिक्शनलेस कोई एनर्जी का डिसिपेशन भी नहीं होगा, सो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। Yes, sir. सो उस हिसाब से अगर आप लिखोगे वर्क डन बाय द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू 0। जो 4m वाला मास है उस पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, 2t, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखा, -y, प्लस जो आपका m वाला मास है उसके ऊपर टेंशन फोर्स t और उसका डिस्प्लेसमेंट x टेंशन की ही डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव x। दिस नेटवर्क डन बाय द टेंशन फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो x किसके बराबर आएगा, 2y के। मतलब 4m वाला मास अगर h हाइट नीचे की तरफ आता है तो हमारा m वाला मास x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, और x कितना होगा, ट्वाइस ऑफ y। सो इट इम्प्लाइज कि x पहले कहाँ पे पहुंच गया, 2h पे पहुंच गया। सो जब 4m वाला मास ग्राउंड को टच करेगा तो हमारा मास m कितना हाइट ऊपर जा चुका है, ऑलरेडी 2h हाइट ऊपर जा चुका है। उसकी एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। उसके बाद कुछ वेलोसिटी भी आई होगी, वेयर वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at। तो देखो हम क्या लिखेंगे, फॉर मास m v इक्वल टू u प्लस at, या फिर v इक्वल टू u प्लस at ना लिखे, हम इसको लिख लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली हमारा मास m जब ग्राउंड से शुरू हुआ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी जब वो 2h हाइट पे पहुंचा होगा कितनी मिलेगी, √2। एक्सेलरेशन कितना आया है, g/2, सो 2 इंटू g/2 मल्टीप्लाइड बाई कितनी हाइट ऊपर गए, 2h। सो आपको वेलोसिटी एट द टॉप कितना मिलेगा, √2gh। मतलब जब हमारा 4m वाला मास ग्राउंड को टच किया तो हमारा m वाला मास ऑलरेडी कितनी हाइट पे जा चुका है, 2h हाइट पे जा चुका है। और जब वो 2h हाइट पे पहुंचे तो उसके पास अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, √2gh। अब वो इस वेलोसिटी की वजह से फर्दर और ऊपर जाएगा,
इस वेलोसिटी की वजह से फर्दर और ऊपर जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? तो दूसरी हाइट जो लिखेंगे, लेट उसको हम लिख लेते हैं h2। सो h2 शुड बी इक्वल टू ut, नहीं, हम दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2a s2, और यहाँ पे जो हमने लिखा है उसको हम लिख लेते हैं v1 की टर्म्स में। सो दिस इज v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस s1 v1, ठीक है, जहाँ पे s1 क्या था 2h। अब जब वो दोबारा v1 वेलोसिटी के साथ और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे मुझे अलग अलग पैरामीटर्स बताओ क्या क्या होंगे। एक्सेलरेशन a कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस g, u2 किसके बराबर होगा v1 के, और v2 किसके बराबर होगा 0 के, क्योंकि हमें और फर्दर मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो यहाँ से s2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा u2 स्क्वायर अपॉन माइनस 2a, वैल्यू पुट करो 2gh अपॉन माइनस 2 इंटू माइनस g। तो कितना आ जाएगा ये h, 2h पहले चला गया था, h और फर्दर चला गया, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना आ गया 2h प्लस h मतलब 3h। समझ में आई बात? पक्का? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, that there are two blocks A and B, the masses of A is given as 20 kg और B का मास कितना given है 10 kg। If you are applying an external force F is equal to 2 Newton on the block B, you have to find the acceleration of both the block A and B, given that the surface between A and the ground is smooth and there is friction between block A and B having a friction coefficient mu is equal to 0.25। ठीक है, सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो हम इस सिस्टम का एफपीटी बनाते हैं। और इनको हम सेपरेट कर देते हैं। डन? बताओ क्या क्या आएंगे। बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम बी जी, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बी और ए के बीच में, जो ए के ऊपर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा N1 और बी के ऊपर अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा N1। फोर्स लगाने की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से बी की टेंडेंसी कहाँ पे होगी, टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करने की, जिसको अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कहाँ पे आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, जो ए के ऊपर कहाँ पे लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में F। ए का खुद का मास mg mag डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ग्राउंड और ए के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा N2 जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और कोई फोर्स लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे। अच्छा ये बताओ, जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहे हैं, उस फोर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी। सो एफ लिमिटिंग अगर होगा तो वो कितना रहा होगा, म्यू इंटू N1। N1 किसके बराबर रहा होगा, एम बी इंटू जी। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25, N1 कितना है एम बी इंटू जी, वैल्यू पुट करो 0.25। मास ऑफ बी इज 10 kg एंड लेट अस अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10। सो कितना आएगा ये आपके पास 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी लग रही है 25 न्यूटन। आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया है 40 न्यूटन, इनिशियली 10 न्यूटन का, इनिशियली कितना लगाया है 10 न्यूटन का। तो क्या 10 न्यूटन का फोर्स हमारे 25 न्यूटन वाले फोर्स को अपोज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। सो इसलिए उस केस में हमारा फ्रिक्शन जो है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा होगा क्या, नहीं। फ्रिक्शन ने सेल्फ एडजस्ट होके एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस आउट करने की टेंडेंसी रखी होगी सिर्फ, हाँ या ना। तो बताओ उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, उस केस में क्या होगा, क्या होगा कि हमारा दोनों ब्लॉक जो हैं एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, सिंस external force F is less than the limiting value of the frictional force, so both blocks will move simultaneously या move together। अगर दोनों एक साथ मूव करेंगे तो टोटल मेरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, ma प्लस mb
और एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है F, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू ma प्लस mb इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सटर्नल फोर्स F कितना लगाया है 10 न्यूटन का, ma प्लस mb कितना हो जाएगा 10 प्लस 20, सो एक्सेलरेशन कितनी आएगी 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मुझे वो फोर्स निकालना है जब दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड से या अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करेंगे, कैसे निकालोगे उसको? यहाँ पे तो हमें दो अलग अलग फोर्सेस की वैल्यू गिवन है, एक बार गिवन है आपको फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, दूसरी बार गिवन है फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। मुझे वो फोर्स निकालना है जब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। 25 से ज़्यादा हो जाएगा। पक्का करके देखते हैं एक बार। आ जाएगा। अभी हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो दोनों ब्लॉक जो है वो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम हियर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये मैं अलग से बता रहा हूँ यहाँ पे, टू फाइंड एक्सटर्नल फोर्स व्हेन until both blocks will move together, until both blocks will move together। कैसे निकालोगे इसको? जब तक दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो हमारा टोटल सिस्टम का मास F कितना हो गया होगा, 30 a के बराबर हुआ होगा। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन E कितनी आएगी, F/30। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा देखो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जो है, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी बनेगी हमारे ब्लॉक बी के लिए? F minus F should be equal to mass of B into acceleration A। एक्सेलरेशन A हमें फोर्स की टर्म्स में पता है, तो देखो F माइनस F शुड बी इक्वल टू mb इंटू F/30। मास ऑफ B कितना गिवन है आपको, 10। मास ऑफ B कितना गिवन है, 10। सो फ्रिक्शनल फोर्स F कितना आएगा, F/3 इंटू 1 माइनस 10/30। सो बेसिकली 2F/3 इज द फ्रिक्शनल फोर्स F। या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ F कितना आएगा, 3F/2, मतलब 3/2। और फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू पे मैं देखूंगा, मेरा फोर्स लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी, 25 न्यूटन। सो 3/2 ऑफ 25 न्यूटन विल बी 37.5 न्यूटन। मतलब जब तक आपका एक्सटर्नल फोर्स 37.5 न्यूटन से लोअर है तब तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। 37.5 आपका क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू हो गया, क्रिटिकल वैल्यू हो गई। और उसके बाद जब आप फोर्स लगाओगे तो दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। समझ में आया? पक्का। सो हम लिखेंगे व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन इक्वल टू 37.5 न्यूटन, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। समझ में आई बात? पक्का। आप पहले कितना बोल रहे थे, 25 न्यूटन। 25 न्यूटन नहीं होगा, 25 न्यूटन से ज्यादा है। कितना आया, 37.5 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट पे आओ इस क्वेश्चन के। इसमें क्या बोला, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया, 40 न्यूटन का, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, लगा दो। सो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, 40 न्यूटन। लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी आपके पास। बी के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो F माइनस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू mb इंटू ए, वैल्यू पुट करो 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना आएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। सो F limiting should be equal to mass of A into acceleration of A. So 25 should be equal to 20 into acceleration of A. So A की acceleration कितनी आएगी, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात? पक्का। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। Here you are given that a time varying force F is equal to BT is applied on the top block B
बी और ए के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है, ए और ग्राउंड के बीच का जो सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ, स्मूथ है, हाँ। वो है आपका स्मूथ. देन यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एज वेल एज यू हैव टू प्लॉट द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ बोथ द ब्लॉक्स. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे भी हम सबसे पहले अपना वही टेक्निक यूज करेंगे. हम फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का वो वाला मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे और वहां से हमें क्रिटिकल वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. दोनों ब्लॉक्स को सेपरेटली ड्रॉ कर देते हैं. डन. बी का एम बी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मासेस M1 और M2 दिए हुए हैं, या MB और MA लिख लो. ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ए के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन N, MAG एंड N1. इतना आएगा सिर्फ. ठीक है. बी की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो. सो बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, F एक्सटर्नल फोर्स F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F हैविंग द लिमिटिंग वैल्यू FL शुड बी इक्वल टू मास ऑफ B इनटू एक्सेलरेशन ऑफ B. ए की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो. क्या लिखोगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन FL शुड बी इक्वल टू मास ऑफ A इनटू एक्सेलरेशन ऑफ A. और मुझे क्या करना है, वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है जब तक दोनों ब्लॉक क्या मूव कर रहे होंगे, साथ में मूव कर रहे होंगे. सो F कब तक, until both blocks move together. both the blocks move together. बताओ, हमारा सिस्टम दोनों कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा. सो एक्सटर्नल फोर्स F किसके बराबर आएगा, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इंटू A. कॉमन एक्सेलरेशन A दोनों किसके बराबर होगी, A के बराबर होगी. सारी इक्वेशंस को एक साथ पुट करो. और जो हमारा फोर्स जो है वो क्या है, टाइम वेटिंग फोर्स है, F इक्वल टू BT है. तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन A कितना आएगा, BT अपॉन MA प्लस MB. ये आपके पास कॉमन एक्सेलरेशन आ गई. ठीक है. और इस कॉमन एक्सेलरेशन की वजह से अगर हम ब्लॉक A का मोशन देखें तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, FL लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, FL विल बी इक्वल टू, इस वाले डायग्राम से देखो FL की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू एन के बराबर. और एन कितना है, MBG. सो म्यू MB इंटू जी. इस वाली इक्वेशन को देखो, FL इक्वल टू MA इंटू ए. इसको अगर पुट करोगे तो लिमिटिंग वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, म्यू MB इंटू जी. लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A. और एक्सेलरेशन ऑफ A कितना है, कॉमन एक्सेलरेशन BT अपॉन MA प्लस MB. तो यहाँ से मुझे वो वाला टाइम पता चल गया जब तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे. सो वो टाइम कितना आएगा, म्यू MB इंटू MA प्लस MB इंटू जी अपॉन B इंटू मास ऑफ A. समझ में आया. ये वो वाला टाइम है जब तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं. ठीक है. तब तक दोनों की एक्सेलरेशन क्या आएगी, सेम. और वो एक्सेलरेशन कितनी होगी, इतनी. जब ये वाला टाइम क्रॉस हो गया, जब ये वाला टाइम क्रॉस हो जाएगा, मान लेते हैं इस टाइम को हमने क्रिटिकल टाइम लिख लिया T0. सो हम क्या लिख लेंगे, अंटिल T इक्वल टू T0 टुगेदर मूव कर रहे हैं दोनों. अच्छा आगे बताओ, जब आपका टाइम T0 से ज्यादा हो जाएगा तो दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे. दोबारा अगर आप इन दोनों का FBD बनाओगे तो देखो आप लिखोगे क्या यहाँ पे. अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है साथ में. लिखो B की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो. सो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं. सो F माइनस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन FL शुड बी इक्वल टू मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B. ठीक है. सो बताओ यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ B कितना आएगा, एक्सटर्नल फोर्स BT माइनस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स FL कितना आया था, म्यू MB इंटू जी अपॉन MB.
ये तो आ जाएगा बी का एक्सेलरेशन। ए के लिए लिखो, क्या लिखोगे ए के लिए? एफ एल शुड बी इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। सो वहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा? म्यू एम बी जी अपॉन एम ए। ठीक है, सो ए की एक्सेलरेशन आफ्टर अ सर्टेन टाइम तो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन बी की कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी। बी की कंटिन्यूसली क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। बनाओ एक्सेलरेशन वैसे टाइम ग्राफ बनाओ। ये मैं बना रहा हूँ सबसे पहले बी वाले ब्लॉक के लिए। एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। कैसा बनेगा? पहले कुछ टाइम तक तो दोनों साथ में मूव करें तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी? सेम। और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसकी एक्सेलरेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? एक्सेलरेशन कम हो रही है। एक्सेलरेशन कम नहीं हो रही है, टाइम के साथ साथ देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन बढ़ती रहेगी ना, तो स्लोप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। समझ में आया? पक्का? सो दिस एंगल थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल थीटा 1। ठीक है, ये तो बना आपके पास बी का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये वाला टाइम कौन सा है? टी नॉट। ये वाला टाइम कौन सा है आपके पास? टी नॉट। ऐसे ही हम बनाएंगे ए के लिए। टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन कौन से ब्लॉक के लिए? ए वाले ब्लॉक के लिए। बताओ कैसा बनेगा ए वाले के लिए? एक टाइम तक तो दोनों साथ में मूव कर रहे थे, और वाला टाइम कितना होगा? टी नॉट। और केवल एक्सेलरेशन ए की क्या होगी? वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गई। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, मुझे टाइम थीटा 1 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? इसकी थीटा 1? हाँ, थीटा 1 की वैल्यू वो कहाँ से क्या? वो कहाँ से निकालेंगे? कैसे निकालोगे? टाइम थीटा 1 एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इधर से देखो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है, सो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। सो स्लोप tan थीटा 1 कितना आएगा? b अपॉन एम ए प्लस एम बी। डन। और जब हम थीटा 2 की बात करेंगे, थीटा 2 की बात करेंगे तो tan थीटा 2 कितना आएगा? एक्सेलरेशन ए वाई और एक्स का स्लोप कितना आएगा? b अपॉन एम बी। कितना आएगा स्लोप? b अपॉन एम बी। सो हमारे पास tan थीटा 2 कितना आएगा? b अपॉन एम बी। समझ में आया? अगर वो आपसे स्लोप भी पूछ ले तो वो स्लोप भी आपको निकालना आना चाहिए। समझ में आया स्लोप कैसे निकाला? पक्का? और जो हमारा ए वाला जो ब्लॉक है उसके लिए स्लोप कितना रहेगा? पहले थीटा 1 जो सेम है, उसके बाद स्लोप क्या हो गया? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हो। डन? दिक्कत तो नहीं? आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक्स गिवन है, ए और बी। गिवन की ए की जो लेंथ जो है, दैट लेंथ इज 10 मीटर। दैट लेंथ इज गिवन एज 10 मीटर। मास ऑफ ए is m, while mass of b is 2m। इसको 1 और 2 लिख लेते हैं, या a और b ही लिख लो। So let this is your block A, lower block is block B, and you are given the mass of the block B is m, the mass of the block A is 2m, the length is given as 10 meter, the ground and the friction between the ground and block B is absent, means it is smooth। A को आपने B के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे रखा है, और आपने इसको V0 वेलोसिटी के साथ इनिशियली थ्रो किया। इसको इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड राइट हैंड साइड कितनी दी है? V0। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन A एंड B इज गिवन एज म्यू, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5। सो लेट अस डायरेक्टली राइट 0.5। Then you have to find the minimum value of V0 for which A will fall off the block B। क्या है? Find minimum value of V0 for which A will fall off block B। Done?
दोबारा क्वेश्चन में देखो, फिगर में आपको एक ब्लॉक बी दिया है जिसका मास है m और इसकी लेंथ है 10 मीटर विच इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. Another block A of mass 2m is placed on one corner of the B and thrown towards right at a speed v0. If the friction coefficient between A and B is 0.5, then you have to find the minimum value of v0 for which A will fall off the block B. Done? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. सो ब्लॉक ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसके ऊपर एम ए जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन अपर डायरेक्शन में लगेगा. मूव कहाँ पे कर रहे हैं ए? टुवर्ड राइट हैंड साइड. तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, जो कितना होगा म्यू इंटू एन, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं. बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. एम बी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ए और बी के बीच का एन डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फ्रिक्शनल फोर्स बी पे कहाँ लगेगा? राइट साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में फ्रिक्शनल फोर्स एफ लगेगा. डन. अच्छा, और कोई फोर्सेज लग रहे हैं? नहीं. अब लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर मैं ए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो वहां पे ए का मोशन इनिशियली कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? राइट हैंड साइड. लेकिन एक्सेलरेशन जो आएगी वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी. Yes. तो वो रिटार्डेशन का काम करेगी. किसका काम करेगी? रिटार्डेशन का. तो मुझे डायरेक्टली बताओ एक्सेलरेशन ए का कितना लिख लोगे आप? एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी गिवन बाय म्यू एम ए इंटू जी अपॉन एम ए, जो कितना आएगा? म्यू इंटू जी के बराबर, और नेगेटिव साइड में वेलोसिटी के. और अगर मैं एक्सेलरेशन बी ब्लॉक का लिखूंगा कहाँ पे? टुवर्ड राइट हैंड साइड, तो वो कितना आएगा? म्यू एम ए इंटू जी अपॉन एम बी. ये कहाँ पे आएगा? टुवर्ड राइट हैंड साइड. अच्छा, आपको मासेस गिवन है. मास ऑफ ए 2m एंड द मास ऑफ बी इज m, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 2 म्यू जी टुवर्ड राइट हैंड साइड. डन. अच्छा, ए बी के ऊपर मूव कर रहा है, सो द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हमें ये देखना है ना कि वो स्लाइड ऑफ करके गिरेगा या नहीं गिरेगा. सो हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. सो हमने बी को इस वक्त पे क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया. सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी गिवन बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. एक्सेलरेशन ए का कितना है? माइनस म्यू जी, माइनस एक्सेलरेशन बी का कितना है? 2 म्यू जी. सो रिलेटिव एक्सेलरेशन टोटल कितनी आई? माइनस 3 म्यू जी. दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. मतलब बी को जब आपने स्टॉप कर दिया तो ए की एक्सेलरेशन कितनी है? 3 म्यू जी, जो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब आपको मिनिमम वैल्यू वी नॉट की निकालनी थी कि वो स्लाइड ऑफ कर दे. मतलब उसको टोटल लेंथ एल ट्रेवल करनी है. टोटल लेंथ एल तो उसको ट्रेवल करना ही पड़ेगा ना. तो क्या लिखोगे? वी नॉट शुड बी सच दैट, कैसा होना चाहिए? दैट वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2a इंटू एल. जहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी उसकी? 0. मिनिमम निकालना था ना कि वो जस्ट स्लाइड ऑफ करे. सो माइनस वी नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन कितना आया? माइनस 3 म्यू जी इंटू लेंथ एल. ठीक है, देखो क्या क्या टर्म्स आपकी कैंसिल आउट होंगी. नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हुआ. सो वी नॉट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 6 म्यू जी एल. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 6 म्यू कितना गिवन था? 0.5, जी 10 एंड लेंथ इज 10. So this will come out to be 10 root 3 मीटर पर सेकेंड. सो इतनी वेलोसिटी के साथ अगर आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये बी के जस्ट एंड पे पहुंच जाएगा. डन. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. Here you are given that the mass of A is 2m and the mass of B is m. All the surfaces are smooth except the vertical face of wedge where the friction coefficient is mu. All the strings and pulleys are ideal. Then you have to find the acceleration of block B when the system is released. ठीक है, बताओ क्या करोगे इसमें आप? सिस्टम को आगे की तरफ लेके जाएंगे.
मतलब ब्लॉक नीचे जाएगा. ब्लॉक बी की टेंडेंसी कहाँ होगी? नीचे डाउनवर्ड जाएगा. डायरेक्शन में आने की, जिसकी वजह से ए कहाँ पे मूव करेगा? टुवर्ड राइट साइड. राइट हैंड साइड. सो ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लें. यस सर. बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए का मास कितना है? 2m. सो डायरेक्टली 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देते हैं. यस सर. ठीक है. ए और ग्राउंड के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन n आएगा, जो कहाँ पे आएगा? अपर डायरेक्शन में n1. ठीक है. कहाँ पे आएगा? अपर डायरेक्शन में n1. और बताओ बी और ए के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा जो लगेगा टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम लिख लेते हैं n2. और साइमल्टेनियसली मैं बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी. तो बताओ बी का खुद का मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. यस. mg. मास ऑफ बी कितना गिवन है? m. सो डायरेक्टली हम लिखेंगे mg. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी n2 टुवर्ड राइट हैंड साइड. बी के ऊपर एक टेंशन फोर्स भी लग रहा है. यस सर. बी के ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है. कहाँ? अपर डायरेक्शन में. यस सर. सो वो टेंशन फोर्स टी अपर डायरेक्शन में लगा देंगे. ए के ऊपर बताओ टेंशन फोर्स कौन कौन सी लगेंगी? टेंशन फोर्स टी देखें. सो ए के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी, एक अपर डायरेक्शन में लगी और एक टुवर्ड राइट हैंड साइड लगी. ठीक है. तो ये सारी हम साथ में दिखा देते हैं. अपर डायरेक्शन में कितनी लगी है? एक टेंशन फोर्स. डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी है 2 टेंशन फोर्स और एक टेंशन फोर्स लगे टुवर्ड राइट हैंड साइड. ठीक है. अच्छा, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन भी है. बी की टेंडेंसी कहाँ पे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की. फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? अपर डायरेक्शन में. वेरी गुड. सो टी प्लस फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ए प्लस फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने फ्रिक्शन फोर्स को साथ में क्या कर दिया? एड अप कर दिया. देन ये फ्रिक्शन फोर्स एफ कितना होगा? म्यू इंटू n2 के बराबर. फ्रिक्शन फोर्स एफ किसके बराबर होगा? म्यू इंटू n2 के बराबर. यस सर. ठीक है. यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी व्हेन द सिस्टम वाज रिलीव. अब लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन. ए का मोशन किस डायरेक्शन में ऊपर है? राइट साइड. टुवर्ड राइट हैंड साइड. बी का मोशन किस तरफ हो रहा है? 2 डायरेक्शन में. नीचे और राइट. एक तो होगा ए की वजह से राइट हैंड साइड में कितनी एक्सेलरेशन के साथ? ए एक्सेलरेशन के साथ. यस सर. और बी जितना डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव करेगा उतना ही ए टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करेगा. यस सर. सो बी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? A सेम आएगी. एक्सेलरेशन ए. कितनी एक्सेलरेशन आएगी? एक्सेलरेशन ए आएगी. यस सर. ए की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो टुवर्ड राइट हैंड साइड. तो क्या लिखेंगे? t t माइनस n2 शुड बी इक्वल टू यस 2m इंटू ए. सर. बी की लिखो राइट हैंड साइड में. सो n2 शुड बी इक्वल टू m इंटू ए. n2 की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो. तो टेंशन t की वैल्यू कितनी आएगी? 3m इंटू ए. कितना आएगा? 3m इंटू ए. ठीक है. ठीक है. अच्छा, ब्लॉक बी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो क्या लिखेंगे? mg माइनस टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू n2 शुड बी इक्वल टू m इंटू ए. यस सर. टेंशन आपको पता है कितना है? 3ma. n2 आपको पता है कितना है? ma. वैल्यू पुट करो. mg माइनस टेंशन की जगह क्या लिखा? 3ma माइनस म्यू. n2 की जगह क्या लिखा? ma शुड बी इक्वल टू m इंटू ए. यस सर. m सर. सो a कॉमन आ जाएगा. कितना बचेगा? m प्लस 3m प्लस म्यू m शुड बी इक्वल टू mg. यस सर. सो एक्सेलरेशन a कितना आएगा? g अपॉन 4 प्लस म्यू. यस सर. सो एक्सेलरेशन कितनी आई? g प्लस g अपॉन 4 प्लस म्यू. ये एक्सेलरेशन कितनी आई है? वेज ए की टुवर्ड राइट हैंड साइड. यस सर. ठीक है. अगर हम ब्लॉक बी की बात करेंगे तो वो राइट हैंड साइड में भी मूव कर रहा था ये एक्सेलरेशन के साथ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा था. सो नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कैसे देखेंगे? अंडर टुवर्ड राइट हैंड साइड एक्सेलरेशन ए. डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन आई? ए के बराबर. यस सर. सो नेट एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे? बाय द वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स. So this will be net acceleration which will be given by under root of a square plus a square, which will basically become under root 2 root a. So net acceleration b का कितना आएगा? root 2 g